नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग गणित में मुद्रा एवं बैंकिंग पर चर्चा करेंगे। वर्ग 5 की पाठ्य पुस्तक में अध्याय दिया गया है मुद्रा एवं बैंकिंग। पिछली कक्षा में हमने मुद्रा के बारे में ये जाना था कि किन किन मुद्राओं का प्रचलन अभी है और मुद्रा किस प्रकार बदलते गया है समय दर समय। साथ ही साथ हमने कुछ प्रश्न खरीदारी के भी देखे थे कि यदि दुकानदार के यहाँ हम कुछ पैसे दिए हैं, कुछ सामान लिए हैं, तो उसके बाद भी जो पैसे बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं और वो सही लौटा रहा है या नहीं, इस पर आधारित एक अभ्यास किया था। आपने पाठ्य पुस्तक से भी ज़रूर अभ्यास किया होगा। तो आज उसी का आइए हम पार्ट 2 देखते हैं। इसमें भी हम कुछ प्रश्न को देखेंगे, साथ ही साथ बैंकिंग से भी थोड़ी जान पहचान करेंगे। आप ही के पाठ्य पुस्तक से प्रश्न लिए गए हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में भी ये सारे प्रश्न दिए गए। देखिए, ऐसा ही कुछ प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में है, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है सही मिलान कीजिए। ऐसे प्रश्न हमने पूर्व की कक्षा में भी बनाए हैं। जैसे है, एक तरफ लिखा हुआ है 2000 रुपये। अब 2000 रुपये इधर किसके बराबर होगा ये आपको ढूंढना है। जैसे एक करके दिखाया गया है कि 50 रुपये कितने के बराबर हैं, 5 10 रुपये के, या 5 गुने 10 के, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 5 रुपये वाले 10 सिक्के या 10 नोट से मिलकर 50 रुपये बनते हैं। आपको खुद से ढूंढना है कि 2000 रुपये का मूल्य इधर किसके बराबर होगा। उसी प्रकार 700 रुपये किसके बराबर होंगे एवं 5500 रुपये किसके बराबर होंगे। आइए आज हम मिलकर साथ में कर लेते हैं, फिर आप अभ्यास के प्रश्न स्वयं से करेंगे। तो आप बताइए बच्चों, पहला में कौन लगेगा? पहला है 2000 रुपये। बताइए। बिल्कुल ठीक, आप पहचान रहे हैं। ऑप्शन डी, 100 गुना 20 रुपये। आप गुना करके भी जांच कर सकते हैं। तो पहला से हम लोग मिलान करेंगे किसका? डी का। और दूसरा का तो देखिए मिलान किया हुआ है सी से। तो आइए अब हम बात करते हैं तीसरा का। 3 में लिखा हुआ है 700 रुपये, और 700 रुपये आप बताइए बच गया है ए और बी। इन दोनों में से किसके बराबर होंगे? खुद से चर्चा कीजिए। बिल्कुल 100 गुने 7, 100 रुपये की यदि 7 नोट होंगे तो वो 700 रुपये के बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो तीसरा को हम लोग किससे मिला लेंगे? बी से। तो अब जो बच गया है चौथा, अपने आप पता लग रहा है आपको, 5500 रुपये किससे मिलाएंगे? ए से। और ए में क्या लिखा हुआ है बच्चों? 500 गुना 11, यानी 500 वाला नोट यदि 11 रहे तो उसका कीमत हो जाएगा 5500 रुपये। तो मिलान वाला अभी हम लोगों ने मिलकर बनाया है। इसी प्रकार आगे का जो प्रश्न है 3, उसमें लिखा हुआ है खाली बॉक्स में सही एवं गलत का निशान लगाइए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और सही गलत करते हैं। पहला है 500 रुपये 50 के 5 नोट के बराबर होते हैं। कहता है 50 का ये 5 नोट है। क्या 50 के 5 नोट से 500 रुपये हो जाएंगे? करके देखें आप। 50 के 5 नोट यदि आपको दिए जाएं तो बताइए गिनकर कुल कितने रुपए बने? 250। और ये कह रहा है कि 500 के बराबर होते हैं। क्या लग रहा है बच्चा आपको, सही है या गलत? बिल्कुल, यदि गलत है तो सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। आशा है आप करते चल रहे होंगे। आइए दूसरा की ओर चलते हैं। तीसरा का दूसरा लिखा हुआ है 500 रुपये का नोट मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई है। हम लोगों ने नोट से परिचय किया है और विभिन्न प्रकार के नोट देखे हैं
और उसमें क्या सबसे अधिक मूल्य वाला नोट 500 रुपये का था, जरा याद कीजिए, या 500 से अधिक मूल्य का भी कोई नोट था कितने का बताइए? बिल्कुल 500 से भी बड़ा 2000 रुपया का भी नोट हम लोगों ने देखा था। तो ये दूसरा जो बात लिखा हुआ है कि 500 रुपये का नोट मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई है, यह क्या है? गलत है। तो इसमें भी हम लोग गलत का निशान लगाएंगे। आइए अगले की ओर चलते हैं, अगले कथन की ओर। अगला कथन लिखा हुआ है 200 रुपये को 4 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये मिलेंगे। 4 बच्चा है, सबको 50-50 यदि मिले तो क्या वह 200 रुपया बनेगा? जमा कीजिए, 50-50 100, फिर 50-50 100, तो 4 बच्चा में कुल कितना हो गया? 200। सही है लिखा हुआ? बिल्कुल। तो इसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे। आगे चलिए है 200 रुपये प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक एक दिन का 200 रुपया, और इसी दर से यदि 20 दिन तक बचत किया जाए, 200 रुपया प्रतिदिन डेली हम लोग बचत कर रहे हैं, कितने दिन तक? 20 दिन तक। तो बताइए कुल कितने पैसे बचेंगे? क्या वह 3500 रुपये होंगे? तो 200 रुपया यदि 20 दिन तक हम जमा करें तो कुल पैसे हो जाएंगे 200 गुना 20, और उसका जब हल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4000। और यहाँ लिखा हुआ है कि बचत 3500 रुपये हैं। अब आप बताइए कि कथन सत्य या गलत? बिल्कुल गलत है, तो हम लोग इसमें गलत का निशान लगाएंगे। आगे चलिए, अगला है 3000 रुपये में से 700 रुपये खर्च किए जाने पर 2200 रुपये बचेंगे। आपके पास कुल 3000 रुपया है, उसमें से 700 रुपया आपने खर्च किया, तो बताइए कितने बचेंगे? कैसे निकलेंगे? बिल्कुल घटाव करेंगे। तो 3000 में से जब हम 700 रुपया खर्च कर देंगे, हटा दिए, घटा दिए, तो आपको कितना बच रहा है कुल? खुद से घटाइए, 2300 रुपया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 2200 बचेंगे। कथन सत्य अथवा गलत? चलिए, तो यहाँ भी गलत का निशान हम लोग लगाएंगे। इस प्रकार हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को मजे मजे में बनाएंगे। चलिए, एक और 2 प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इस बार 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्प में जो ठीक हैं उसके सामने हमको ठीक का निशान, सही का निशान लगाना है। लिखा हुआ है अर्चना के पास 200 रुपये खर्च करने के बाद 700 रुपये बच जाते हैं। अर्चना जो है उसने 200 खर्च किया है, उसके बाद भी अभी 700 बचा हुआ है, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए थे? कैसे निकलेगा बच्चों? क्या कह रहा है? अर्चना 200 खर्च कर चुकी है, उसके बाद भी अभी उसके पास 700 रुपये हैं, यानी पहले उसके पास कुल कितने रुपए थे? 700 तो अभी हैं और 200 खर्च भी किया है, तो बताइए कुल कितने रुपए हो गए? 700 जमा 200, और दोनों को जब एकत्र कीजिएगा तो हो जाएगा बिल्कुल ठीक 900 रुपये। और वो आपके किस विकल्प में है? ढूंढिए, घ में है लिखा हुआ, तो हम लोग घ पर सही का चिन्ह लगा लेंगे। ऐसे ही एक और प्रश्न है आपके सामने। लिखा हुआ है 50 रुपये के 7 नोट कितने रुपए के बराबर होंगे? चलिए गिनिए। हम लोगों ने नोट एकत्र कर उसका कीमत निकाला था, पूर्व की कक्षा में ही हम लोगों ने सीखा है। तो 50-50 रुपये के जब 7 नोट इकट्ठा करेंगे तो बताइए कुल कितने हो गए उसके कीमत? 50 गुना 7। क्या पाया आपने बच्चों? 350। सही कहा आपने। आइए ढूंढते हैं, कहाँ है विकल्प में 350? क में है 340, ख में 360 और ग में है 330। 350 तो कहीं लिखा ही नहीं, तो देखिए विकल्प घ है आपका,
इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग टिक किस पर लगाएंगे? विकल्प घ पर, इनमें से कोई नहीं। आशा है आपने इस अभ्यास को मिलकर अच्छे से किया होगा और आपको आनंद भी आया होगा। ऐसे ही अभ्यास के और भी प्रश्न करने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, आप उनको करें। साथ ही साथ उसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी हैं कि आप 1000 रुपया लेकर दुकानदार के पास गए हैं खरीदारी करने के लिए, 2-3 सामान आपने खरीदा है, उसके बाद आपके पास कितने बचेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को भी आप जरूर कर लें, बहुत ही आसानी से बनता है। आगे और प्रश्नों की ओर हम लोग चलें, उसके पहले आइए हम थोड़ा बैंकिंग से संबंधित बात करते हैं। क्या आपने बैंक का नाम सुना है? बिल्कुल, कई प्रकार के बैंक आपको आसपास में मिल जाएंगे। चलिए कुछ बैंक का नाम बताइए आप लोग। बिल्कुल, आपके स्क्रीन पर अभी देखिए एक पर्ची दिख रहा होगा। क्या ऐसी पर्ची आपने पहले कभी देखा है? बच्चों, वस्तुतः यह पर्ची बैंक में जब हम पैसे जमा करने जाते हैं तो उस समय उपयोग में आता है। इसे हम लोग जमा पर्ची भी कहते हैं। यानी बैंक में पैसे जमा करने के लिए एक पर्ची है, उस पर अपना डिटेल भर कर देना होता है, तब आपके खाते में पैसा जमा हो जाता है। तो चलिए, एक पर्ची आपका भरा हुआ है और एक पर्ची नीचे में खाली है। ऐसी पर्ची आपको पाठ्य पुस्तक में भी मिलेगी, उसे आपको स्वयं से भरना है। तो जो पहले भरा हुआ है उस पर जरा ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है पूरा नाम, देख रहे हैं, और उसमें नाम लिखना है, हिंदी में या फिर अंग्रेजी में, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही भाषाएं चलती हैं। तो यहाँ देखिए हिंदी में नाम लिखा गया है पंकज कुमार। आप का खाता जिस नाम से है वो नाम वहाँ पर हम लोग डालते हैं। ऊपर देखिए कौन से शाखा से है वो लिखना है आपको। तो आपका जो बैंक है उसके किस ब्रांच में आप पैसा जमा कर रहे हैं, उस ब्रांच का नाम वहाँ लिखना है। और कोने में आप देख रहे हैं दिनांक लिखा हुआ है, जिस तिथि को आप पैसा जमा कर रहे हैं वो दिनांक वहाँ डालेंगे। ये भरने के लिए हम सब लोगों को सीख लेना है, ताकि जब बैंक में हम पैसे जमा करने जाएं तो कोई परेशानी ना हो। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है खाता संख्या, जिसके सामने बहुत सारे लेटर्स हैं, 1 2 0 4 0। वस्तुतः ये जो है आपके खाता का संख्या होता है, अकाउंट नंबर। जब आप बैंक में अपने नाम से खाता खुलवाते हैं तो आपको उस खाता का एक नंबर दिया जाता है, उसी नंबर को हम यहाँ अंकित करते हैं। उसके बगल में देखिए लिखा हुआ है खाते का प्रकार। बच्चों, जब आप खाता खुलवाएंगे बैंक में तो आप जानेंगे कि बहुत प्रकार के खाता होते हैं। बचत खाता है, करेंट अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है, बहुत प्रकार का आवर्ती खाता है। तो हम लोग साधारण रूप से जो खाता खोलते हैं जिसमें हमेशा जमा और निकासी कर सकते हैं, उसे बचत खाता कहते हैं। तो यहाँ पर बचत भराया है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेविंग अकाउंट, हिंदी में उसे लिखते हैं बचत खाता। इतना डिटेल भरने के बाद अब नीचे आपको अपने पैसों का विवरण देना है, या आप पैसा न जमा करके यदि चेक जमा कर रहे हैं तो उसका विवरण देना होता है।
तो नीचे देखिए लिखा हुआ है बैंक का नाम एवं शाखा और चेक नंबर। यदि आप चेक से जमा कर रहे हैं तो वहाँ चेक का डिटेल डालेंगे, और यदि आप नोट लेके गए हैं, नगद जमा करना है, तो देखिए लिखा हुआ है नगद जमा। उसमें कौन कौन से नोट हैं, 1000 रुपये के नोट हैं, 500 के हैं, 2000 के हैं, कौन कौन से नोट हैं उसका विवरण वहाँ लिखना है। कितने नोट हैं एवं उसके कुल कितने मूल्य हुए। लिखने के बाद नीचे सबका टोटल कर देते हैं एवं उसे शब्द में भी लिखते हैं। यहाँ देखिए 5300 रुपये जमा किए गए हैं। आप देखिए उसका डिटेल लिखा हुआ है ध्यानपूर्वक स्क्रीन पर, एवं शब्द में भी लिखा गया है 5300 रुपये मात्र। इसी प्रकार का भाषा का प्रयोग आपको जमा पर्ची पर करना होता है। उसके बाद देखिए जो जमा करता है उसका हस्ताक्षर के लिए जगह बना हुआ है, वहाँ हस्ताक्षर करेंगे एवं इस जमा पर्ची को पैसे के साथ काउंटर पर जमा करेंगे। तो जो बैंक कर्मी होंगे वो इस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे, मुहर लगाएंगे और आपका पैसा जमा हो जाएगा। ऐसी ही पर्ची भरने का और अभ्यास आप करें। इसके लिए आपके पुस्तक में अभ्यास में दिया गया है। नीचे देखिए जो आपको ब्लैंक का पर्ची अभी दिख रहा था या दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार की एक पर्ची है। लिखा हुआ है कि आपको 4000 रुपये जमा करने हैं, उसके लिए ये वाली बैंक पर्ची भरिए। तो आप ऐसा पर्ची किताब में है आपकी पुस्तक में, उस पर खुद से पेंसिल की सहायता से भरेंगे एवं अपने बड़ों को दिखाएंगे कि क्या मैंने सही भरा है। उसमें कौन कौन से नोट लगेंगे वो भी लिखना होता है, दिनांक, खाता नंबर, जितनी भी बातें हैं सब जरूरी हैं। तो आप 2-3 बार अभ्यास कर लें इसका, ताकि आप कभी बैंक जाएं तो आपको असुविधा ना हो। जिस प्रकार से जमा पर्ची है उसी प्रकार से निकासी का भी पर्ची होता है, या निकासी के और भी तरीके हैं। अब तो बच्चों आप जानते हैं एटीएम है, आपका चेकबुक है, बहुत सारे तरीके हैं। बच्चों आइए एक प्रश्न पर हम लोग गौर करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वस्तु है कॉपी, उसका दर दिया गया है 17 रुपये प्रति कॉपी, यानी एक कॉपी की कीमत लिखी गई है 17 रुपये। कलम की कीमत लिखी गई है 12 रुपये एवं एक स्केच पेन जो होता है उसकी कीमत लिखी गई है 3 रुपये। रुबीना खरीदारी करने गई है और इसने 6 कॉपियाँ, 4 कलमें एवं 4 स्केच पेन खरीदा है। उसने दुकानदार को 500 रुपये दिए। अब हम लोगों को ये पता करना है कि उसने कुल कितने रुपये की खरीदारी की एवं क्या दुकानदार उसे कुछ पैसे लौटाएगा या और उसी से लेगा। लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, आइए हम लोग पता करते हैं मिलजुल कर। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए यहाँ कह रहा है कि कॉपी 17 रुपये की एक है और उसने कुल खरीदा है 6 कॉपी, तो कॉपी का कितना मूल्य हुआ ये हम लोग ज्ञात कर लेंगे। आइए इधर एक और हम लोग तालिका बना लेते हैं। तो कॉपी का मूल्य हो गया कितना, 17 गुणा 6। आप खुद से ज्ञात कीजिए, पता कीजिए, बताइए 17 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल ठीक 102 रुपये। रुपये का प्रतीक चिन्ह आपने जान लिया है, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। आप भी प्रयोग करना शुरू करें और कीमत के पहले इस चिन्ह को लगाएं। चलिए कलम खरीदा गया है 12 रुपया का एक और ऐसे ऐसे 4 कलमें ली गई हैं,
तो बताइए कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, 12 गुना 4। गुणा आप कर सकते हैं आसानी से, कितने रुपए हो गए, रुपए 48। ठीक उसी प्रकार से स्केच जो 3 रुपए का मिल रहा है उसकी संख्या है 4, तो इसका कुल मूल्य हो गया 3 गुणे 4, मतलब रुपए कितने, 12। इतनी की खरीदारी किसने की है, रूबीना ने। तो उसे कुल कितना देना पड़ेगा, कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा, कुल मूल्य। चलिए 102, 48 और 12 इन सब को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 102 प्लस 48 प्लस 12 और आपको प्राप्त हो जाएंगे कितने, जोड़ तो आप स्वयं से कर सकते हैं, खुद से जोड़िए। चलिए आपने जोड़ लिया होगा, कितना आया है बच्चों, 162 रुपये। तो रुपये 162 रूबीना ने खर्च किए हैं, इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। और दुकानदार को उसने कितने रुपए दिए हैं, 500 रुपये, तो ज़्यादा दिए हैं, दुकानदार लौटाएगा और कितने वापस करेगा, वापस किए गए रुपए होगा कितने, 500 में से 162 रुपये का सामान खरीदा। तो आइए इसे हम लोग घटा देते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, घटाइए खुद से। आपको घटाव आता है 338 रुपये और रुपये का चिन्ह इस प्रकार से देने का धीरे धीरे आदत डाल लें आप। इस प्रकार आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कुल कितने खर्च हुए, कितने बचे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके पुस्तक में दिए गए हैं। चलिए एक और प्रश्न हम देखते हैं। आपकी माँ साड़ी खरीदने गई है बाजार में और दुकानदार ने कहा है कि प्रत्येक साड़ी पर हम 30 रुपये की आज छूट देंगे। माँ कहाँ गई है, माँ साड़ी खरीदने बाजार गई है और आज का ऑफर क्या दे रहा है दुकानदार, दुकानदार प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये का छूट, डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है। और माँ ने 350 रुपये मूल्य वाली 3 साड़ी खरीदी। ये हुआ कथन। आपको क्या ज्ञात करना है, कुल कितने रुपए दुकानदार को देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। चलिए ये ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात होगा, या ये भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने रुपए का छूट मिला। तो माँ साड़ी खरीदने गई है और एक साड़ी पर कितने का छूट मिल रहा है बच्चों, 30 रुपये का। 350 जिस पर मूल्य लिखा हुआ है उस पर 30 रुपये का छूट मिल रहा है। छूट का मतलब उतना कीमत आज कम हो जाएगा। और ऐसी ऐसी कुल कितनी साड़ियाँ खरीदी गई है, 3 साड़ियाँ खरीदी गई है। तो आप कई प्रकार से इसे बना सकते हैं, जैसे सुविधा हो उस प्रकार से इसको हल करें। तो आइए सबसे पहले हम एक साड़ी का कीमत ज्ञात करते हैं छूट के बाद। ऐसे तो कीमत लिखा हुआ है, कितना मूल्य है, 350 रुपया, लेकिन आज दुकानदार कहा है कि उस पर 30 रुपये का छूट मिलेगा। एक साड़ी के लिए 350 ना देकर उससे 30 कम देंगे, तो कितना देना पड़ेगा आपको, 320 रुपये। कितनी साड़ी के लिए, एक साड़ी के लिए।
और आपने साड़ी खरीदी है, आपकी माँ ने कितनी? 3। तो 3 साड़ी के लिए का कीमत कितना हो जाएगा जो दुकानदार को देने हैं। ऐसे तो कीमत है 350 गुना 3, लेकिन 30-30 का छूट मिल रहा है, तो दुकानदार को दिया जाने वाला राशि है 320। और ऐसी ऐसी कितनी साड़ियाँ? 3 साड़ियाँ। अर्थात आप गुणा कर सकते हैं। चलिए खुद से गुणा करके लिख लीजिए। क्या आपने 960 लाया है? बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने उत्तर प्राप्त किया रुपये 960। ये उत्तर हो गया। यदि इसी में पूछा जाता कि कुल कितने रुपए का छूट मिला, तो हम क्या कहते? कितने का छूट मिल रहा है? 30 रुपये का एक साड़ी पर। तो 3 साड़ी पर कितना छूट होगा बताइए खुद से? 3 गुना 30, 90। चलिए हम आपके लिए इसी प्रश्न में छोड़ के जा रहे हैं कि यदि छूट नहीं मिलता तो कितने रुपए देने पड़ते। ये आप खुद से ज्ञात कर लें। यदि इसी प्रश्न में छूट नहीं मिलता तो कुल कितने रुपए दुकानदार को देने पड़ते। ये प्रश्न आप खुद से करेंगे। तो आपने देखा कुछ उदाहरण हमारे साथ में। अब आपको अभ्यास के प्रश्न बनाने हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग करके जो एक अध्याय दिया गया है उसमें लगभग सारी बातें हो गई है। सिर्फ अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। कुछ प्रश्न हम लोगों ने साथ मिलकर किया है। हमें आशा है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। तो खूब अभ्यास कीजिए, पूरा समाप्त कर लीजिए। फिर हम लोग जब नई कक्षा में मिलेंगे तो नए अध्याय की ओर चलेंगे। मुद्रा एवं बैंकिंग यही समाप्त हो जाता है। आप अभ्यास करके आइए, पूरे प्रश्नों को बना लीजिए। फिर हम लोग जब मिलेंगे तो कोण और ज्यामिति की चर्चा करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए खूब अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।